बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और मैं हूं गायत्री। हम जो बुक कवर कर रहे हैं वो है अकाउंटेंसी की क्लास 11 की डीके गोयल। अभी तक हमने किया था स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, नेचर ऑफ अकाउंटिंग और पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या क्या फायदे हैं? देखो, सबसे पहला फायदा क्या है? मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। इट इज हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस को चलाने में, उसकी मैनेजमेंट में काम आती है। तो इसमें तीन चीजें हैं हमारे पास: हेल्पफुल इन प्लानिंग, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग। प्लानिंग किस चीज की? कि किस तरह से सेल्स को इंक्रीज किया जाए और कॉस्ट को डिक्रीज किया जाए, इस चीज की प्लानिंग। ठीक है। डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में मेन चीज क्या आती है? हमारा सेलिंग प्राइस, कि प्रोडक्ट किस रेट पे बेचा जाए प्लस कितना डिस्काउंट दिया जाए कस्टमर को। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग किस चीज से रिलेटेड होती है हमारी? कि डिपार्टमेंट कितना खर्च करेगा, एक डिपार्टमेंट कितना पैसा खर्च करेगा। यहाँ पे सबसे पहले एक बात जान लेते हैं कि बिजनेस जो भी है एक पर्सन नहीं चलाता। ज्यादातर बड़ी कंपनी जो होती है उसमें बहुत सारी टीम्स बनाई जाती है जो अलग अलग फंक्शन संभालती है। जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन। ह्यूमन रिसोर्स जो होता है, लेबर जो भी होती है या एम्प्लॉय जो भी होते हैं, जो भी वर्कर्स होते हैं, वो कौन डिसाइड करता है? कितनी वेजेस देनी है, कितने आवर काम करवाना है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर देखता है। देन है हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर। ये क्या करता है कि किस एरिया में हमारी सेल्स बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, किस वजह से घट रही है, या क्या वजह आ रही है कि हमारी सेल्स में फ्लक्चुएशन आ रही है। ये सारी चीजें कौन देखता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर देखता है और उनकी टीम देखती है। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स। तो सेल्स मैनेजर का क्या काम होता है? सेल्स मैनेजर का मेन काम यही होता है कि अपनी सेल्स को इंक्रीज करना, ज्यादा से ज्यादा सेल्स बढ़ाना। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनेंस मैनेजर। फाइनेंस मैनेजर का क्या काम होता है? कि पैसा मैनेज करना, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, उसको मैनेज करना। इधर से लेके उधर पार्टी को देना, उधर से लेके उधर पार्टी को देना, ये सब चीजें कौन देखेगा? फाइनेंस मैनेजर। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं बिजनेस के अंदर। अब इन्हीं की कंट्रोलिंग के लिए इन सबको अलग अलग फंड दिए जाते हैं, अलग अलग पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं कि तुम इस काम में लगाओ, तुम इस काम में लगाओ, तुम इस काम में। ठीक है। तो ये जो डिपार्टमेंट है इनकी कंट्रोलिंग करी जाती है किसकी हेल्प से? अकाउंटिंग की हेल्प से। अब सेकेंड पॉइंट है हमारे पास प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग का एडवांटेज है ये एक तरीके का कि वो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड देता है। ये नहीं कि आज की डेट लिख दी पहले और उसकी एंट्रीज कर ली, आज की इंफॉर्मेशन लिख ली, देन हमने कल की लिख ली। नहीं, पहले कल की लिखी जाएगी, फिर आज की लिखी जाएगी और फिर आने वाले दिन की लिखी जाएगी। तो एक तरीके से डेट वाइज चलती है ये एंट्रीज, या फिर सिस्टमैटिक ऑर्डर में या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। यानी कि पहला साल, फिर उस साल का पहला महीना, उस साल की डेट। ठीक है। यहाँ पे सिस्टमैटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड और लॉस। प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये हमारे को किससे पता चलता है? अकाउंटिंग से पता चलता है। हमारी करंट फाइनेंशियल पोजीशन ये कौन दर्शाता है? हमारी बैलेंस शीट दर्शाती है। ठीक है। तो हमारी बैलेंस शीट जो है वो हमारी क्या शो करती है? फाइनेंशियल पोजीशन, कि हमारे पास कितना पैसा एक्चुअल में हमारे हाथ में है और हमें कितना किसको देना है अभी और कितना किससे लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास एनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी। अब कंपैरेटिव स्टडी किस चीज की होती है? कंपैरेटिव वर्ड आपको पता चल गया होगा कि कंपैरिजन से रिलेटेड है। यहाँ पे स्टडी किसकी होती है? देखो, ये मैंने एक छोटा सा ग्राफ बनाया है। यहाँ पे हमारा
प्रॉफिट शो कर रहा है, ठीक है। पहले साल का प्रॉफिट, दूसरे साल का प्रॉफिट, तीसरे साल का प्रॉफिट। अब मैं आराम से देख पा रही हूँ कि किस बेस पे बनाया होगा मैंने, अकाउंटिंग के बेस पे। ये जो ग्राफ मैंने रिप्रेजेंट करे हैं ये किस बेस पे करे हैं, अकाउंटिंग के बेस पे। और यही कंपैरेटिव स्टडी सिर्फ बिजनेस ही नहीं, बाहर की एक्सटर्नल पार्टीज भी यूज करती हैं कि इनकी ग्रोथ कितनी हो रही है, पिछले साल से इस बार ज्यादा प्रॉफिट करा है या कम प्रॉफिट करा है। अगर तो ग्रोथ इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, ठीक है, तब तो हम इन्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर हम इन्वेस्टर हैं तो, ठीक। और अगर हम देख रहे हैं कि ग्रोथ डाउनवर्ड जा रही है, मतलब कोई ग्रोथ नहीं है, डिक्लाइन पीरियड चल रहा है, तो हम क्यों उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो ये कंपैरेटिव स्टडी यानी पिछले कई सालों का जो प्रॉफिट शो होता है उससे हमारी एस्टिमेशन लेना, इट एनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी। ये मैंने 3 साल का प्रॉफिट एक ग्राफ में शो किया है। नेक्स्ट है हमारे पास असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी में हमारा क्या आ जाता है कि हमें कितना टैक्स पे करना है। तो यहाँ पे हम क्या पे करते हैं, जीएसटी पे करते हैं। तो जीएसटी का एक बारी हम देख लेते हैं क्या है इसका फुल फॉर्म, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका पूरा फुल फ्लेज चैप्टर है जो हम आगे करेंगे, पर अभी इसका ब्रीफ मीनिंग समझ लेते हैं। जब भी हम सेल करेंगे, ठीक, सेल करेंगे तो हम क्या करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे और वो कलेक्ट करके किसको देंगे, गवर्नमेंट को। और ये टैक्स कलेक्ट कहाँ से करेंगे, जब भी हम सेल करेंगे तो हम पैसे लेंगे, उस पैसों में टैक्स की अमाउंट जोड़कर हम अपनी पैसे लेंगे और वहां से हमारा जो टैक्स है हम काट के किसको देंगे, गवर्नमेंट को आगे पे कर देंगे। अगर हमने परचेज करी है तो हम क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। हमको डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जिससे भी हमने परचेज करी होगी, जिससे भी हमने सामान खरीदा होगा, उसको यहाँ पे हम टैक्स पे कर देंगे। वो आगे पैसे कहाँ पहुंचा देगा, गवर्नमेंट के पास। तो यहाँ सेल्स और परचेज में क्या फर्क है, जब हम सेल करेंगे तो हम टैक्स कलेक्ट करेंगे और जब हम परचेज करेंगे तो हम टैक्स पे करेंगे। यहाँ पे असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी का क्या मतलब है कि हमारी कितनी टैक्स हमें पे करना है वो बताता है अकाउंटिंग। नेक्स्ट है हमारे पास एविडेंस ऑफ लीगल मैटर। लीगल मैटर क्या होता है, लीगल मैटर होता है कि कोई भी, मान लीजिए आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई है, किसी ने आप पे इल्जाम लगा दिया है किसी प्रकार का, ठीक है, तो उसके यहाँ पे एविडेंस के रूप में आप किसको प्रेजेंट कर सकते हैं, अकाउंटिंग जो आपने करी है उसको, कि हमने तो इनका पैसा खाया नहीं है, ये जो हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं वो क्या है, झूठा है। नेक्स्ट हमारे पास है फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अब मान लो मेरा जो बिजनेस है वो बेचने का समय आ गया है, अब जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने कर लिया, पर अब समय आ गया है कि मैं बिजनेस को सेल कर दूं। तो ऐसे में मान लो जो मेरे पास आज मशीनरी है, मैं उसकी वैल्यू कैसे लगाऊंगी जब मैंने वो मशीनरी 10 साल पहले खरीदी होगी। 10 साल पहले मैंने वो मशीनरी खरीदी थी कुछ पर्टिकुलर कॉस्ट पे, कुछ रुपए की, पर लेकिन आज उसकी कॉस्ट किस बेसिस पे लगाऊंगी, तो वो किस बेसिस पे लगेगी, अकाउंटिंग की बेसिस पे। मैंने रिकॉर्ड किया होगा कि इतनी की मशीनरी इस टाइम पे खरीदी थी, तो यहाँ पे आज मैं उसमें से अपना प्रॉफिट जोड़ के या फिर डेप्रिसिएशन काट के फिर उसको बेच सकती हूँ, ठीक है। तो सेल ऑफ बिजनेस में भी यहाँ पे कौन काम आता है, अकाउंटिंग काम आती है। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्पफुल इन रेजिंग लोन। कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको आपकी पोजीशन देखे बिना नहीं लोन दे सकता। क्यों, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं से पैसे लिए होते हैं, लोगों के पैसे बैंक में जमा होते हैं, जो वही पैसे तो वो लोन के रूप में आगे देते हैं। किसी ने पैसे डिपॉजिट किए एफडी की टर्म में और उन्होंने आगे आपको लोन के रूप में दे दिए। अब वो लोन जो दे रहे हैं वो ऐसे ही तो नहीं दे देंगे, वो चेक करते हैं कि इनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इनकी रिटर्न करने की क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, यानी कि ये जो अभी लोन ले रहे हैं, जो उधार ले रहे हैं, क्या ये चुका पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिंग लोन के लिए भी कौन का हेल्प करता है,
अकाउंटिंग हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्पफुल इन प्रिवेंशन और एंड डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। ये तो सिंपल सा पॉइंट है कि फ्रॉड्स और जो एरर्स होते हैं, कोई भी चीज अटक गई है कि कहाँ पे कितने की क्या चीज हमने ली थी हमको ऐसे अचानक से याद नहीं आता क्योंकि ट्रांजैक्शन इतनी सारी होती है। अब देखो अकाउंटिंग के इतने सारे फायदे हमने पढ़ लिए, पर इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। ऐसा तो होता नहीं कि कोई बहुत ही अच्छा है, कुछ भी चीज है बहुत ही अच्छी है तो उसकी कोई ना कोई तो खामी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग की भी कुछ खामियां होती है, कुछ नुस्ख होते हैं उसके, तो वो नुस्ख देख लेते हैं पहले। क्या है? इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। देखो पर्सनल जजमेंट क्यों लिखा है यहाँ पे? जब भी मशीनरी वगैरह अगर मान लो हमने डेप्रिसिएशन लगाया है मतलब कि एक मशीनरी खरीदी मैंने मान लो 10 लाख रुपए की। अब मैं आने वाले ईयर में 2000 मान लो मैंने खरीदी थी, ये 2009 में खरीदी, अब 2010 आ गया, 2011 आ गया, क्या हर साल इसकी कीमत इतनी रहेगी 1 लाख रुपए, जबकि मैं इसको कंटिन्यूअसली यूज कर रही हूँ? ऐसा तो नहीं हो सकता कि कंटिन्यूअसली इसको मैं यूज भी करी जाऊं और इसकी कीमत भी ना घटे। तो यहाँ जब ऐसी सिचुएशन आती है तो इसमें से हर साल कुछ परसेंट डेप्रिसिएशन कटता है। क्या कटता है? डेप्रिसिएशन। कुछ परसेंट डेप्रिसिएशन का जो काटते हैं वो परसेंट कौन डिसाइड करता है? वो पर्सनल जजमेंट पे बेस होता है, ठीक है, कि हमने तो इतनी ही यूज करी है तो इतने ही परसेंट हम डेप्रिसिएशन काटेंगे। तो ये जो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन है ये क्या होगी? पर्सनल जजमेंट बेस होगी। तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। ये इसका नेक्स्ट ही चैप्टर है हमारे पास अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का। जो अकाउंटिंग की जाती है ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पे बेस होती है, ठीक। अभी आपको ये धीरे धीरे समझ आएगा कि कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो भी प्रोवाइड की जाती है वो कभी भी पूरी नहीं होती, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज रह जाती है, क्योंकि एक्चुअल लॉस जो है वो कब फाइंड आउट कर सकते हैं हम? लॉस या प्रॉफिट जो है जब हम बिजनेस बेच रहे हैं, क्योंकि तब हमारे को एक एक चीज पता होगी, हम एक एक चीज को कैलकुलेट करेंगे कि हाँ ये इतने की ही निकली। अब मान लो मैं अपनी अब बुक्स में शो कर रखा है कि मशीनरी कितने की थी, 10 लाख की थी, अब मैंने डेप्रिसिएशन कर करके उसको कितने की कर दी, मान लो 7 लाख की होगी 3 साल में। पर लेकिन जब मैं उसको बेचने गई, मार्केट में लेके गई, वो तो निकली 5 लाख की। तो ऐसे में क्या हो गया? मेरी अजम्पशन जो थी वो गलत होगी। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन रहती है हमेशा। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन तभी मिलती है जब बिजनेस वाइंड अप होता है और सामान सच में बेचा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन नोट की जाती है, कितने रुपए की बात करी जाती है यहाँ पे, क्वालिटेटिव कोई बात नहीं करी जाती। प्रोडक्ट आया, ठीक है, कोई भी हमने बेचा या खरीदा, वो प्रोडक्ट कितने रुपए का था ये देखा जाता है, पर उसकी क्वालिटी की बात नहीं करी जाती कि कितनी क्वालिटी उसकी अच्छी थी। तो यहाँ ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या है? यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट पे ही बेस्ड होती है, ठीक है। अब ओरिजिनल कॉस्ट यानी कि 10 लाख रुपए जो हमारे स्टार्टिंग के थे, मान लो वही हम लेके चलते रहते हैं, उसी के बेस पे अकाउंटिंग करते रहते हैं। जबकि अभी मार्केट में करंट प्राइस इसका क्या हो जाएगा? 12 लाख हो जाएगा 3 साल बाद, पर मैं डेप्रिसिएशन लगा लगा के उसको क्या कर रही हूँ? कम करी जा रही हूँ। तो ये हमारे को क्या रहता है, कहीं ना कहीं एक तरीके से लिमिटेशन हो जाती है कि हम तो अपने इसको काटते जा रहे हैं, मशीनरी की वैल्यू को घटाते जा रहे हैं, पर मार्केट में तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है। 10 लाख की मशीन जो थी वो अब 12 लाख की हो गई है, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग।
ये जो वर्ड है ना विंडो ड्रेसिंग, इसका मतलब एक बार समझ लीजिए पहले कि किसी भी चीज को मैनिपुलेट करके, बहुत अच्छा करके अपनी तरफ से वाइट दिखा देना, तो यही है विंडो ड्रेसिंग। यहाँ पे मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स किया जाता है अकाउंटिंग के अंदर, तो उसको कहते हैं अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। क्या किया जाता है? मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। जो भी अकाउंट्स बनते हैं उनको कहीं ना कहीं अपने तरीके से तोड़ा मरोड़ा जाता है, उनको मैनिपुलेट किया जाता है और उसको किसको दिखाया जाता है? जो भी इंटरेस्टेड पार्टी होती है या जो इन्वेस्टर होते हैं, अपने प्रॉफिट को बढ़ा चढ़ा के दिखा देते हैं हमारे बहुत सारे डेटर्स हैं, हमारे एसेट्स इतने हैं, इतने के हैं, जबकि वैल्यू कुछ होती नहीं है उसकी। ठीक है, तो यहाँ पर विंडो ड्रेसिंग जो है वो इफेक्ट करती है। 7th हमारे पास है अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। अब इतनी सारी हमारे पास लिमिटेशन आ गई, तो क्या हम इसके बेस पर, अकाउंटिंग के बेस पर फोरकास्टिंग कर सकते हैं, यानी कि फ्यूचर का एस्टिमेशन लगा सकते हैं? फोरकास्टिंग वर्ड रिलेटेड है फ्यूचर की एस्टिमेशन से रिलेटेड है। फ्यूचर का अंदाजा लगाना, क्या मैं अंदाजा लगा सकती हूँ? इतनी सारी जब चीजें मैं देख रही हूँ कि गलत हो रही हैं, तो यहाँ पर फोरकास्टिंग करना बिल्कुल क्या हो जाता है, एक तरीके से अंधेरे में तीर चलाने जैसा हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या फिर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमारे पास जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आती है उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? जैसे मान लो अब ये पेन है, ठीक है, एक पेन है हमारे पास, तो इसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा चलना चाहिए, स्मूथ चलना चाहिए, ठीक है, पकड़ने की ग्रिप होनी चाहिए। तो ये सारी क्या हो गए इसकी एट्रीब्यूट्स हो गए कि कैसा ये होना चाहिए। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स का वही मतलब है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कैसा होना चाहिए। तो फर्स्ट है यहाँ पे रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब कि क्या होनी चाहिए? थोड़ी रियल होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन मस्ट बी फैक्चुअल एंड वेरीफाइबल, यानी कि जो भी चीज अकाउंटिंग में लिखी जाए वो फैक्ट हो, एक्चुअल में ये चीज हो रखी हो, ये नहीं कि हुआ कुछ है और आपने लिखा कुछ और है। ठीक, देन है हमारे पास रेलेवेंस। रेलेवेंस का क्या मतलब होता है? किसी चीज से लेना देना। तो लेना देना किस चीज से होना चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से या फिर फाइनेंशियल पोजीशन से। जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो हमारी क्या दिखाए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाए या फाइनेंशियल पोजीशन दिखाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या है? हमारा मतलब कि हम जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिली है वो थोड़ी सी सिंपल हो कि कोई भी इसको समझ सके और थोड़ी लॉजिकल हो। सिंपल हो मतलब कि थोड़ी आसान हो, आसान भाषा में हो, नॉर्मल जो एम्प्लॉय है, जो बुक कीपर है या जो इतना ज्यादा अभी एक्सपीरियंस्ड नहीं है उसको समझ में आ सके। ठीक, और लॉजिकल हो मतलब कि ये नहीं कि हमने डेप्रिसिएशन काटा है तो हमने अपनी मर्जी से 12% से 30% कर दिया, थोड़ा लिमिट में हो चीजें। ठीक, देन है हमारे पास कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी हमने अभी पढ़ा था वर्ड, किसी चीज को कंपेयर करना। तो मैं पिछले सालों के, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट या लॉस को कंपेयर कर सकूं इस साल के प्रॉफिट या लॉस से, किससे? करंट ईयर के प्रॉफिट या लॉस से, तो उसको कहेंगे कंपेरेबिलिटी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अगर अपनी पिछली परफॉर्मेंस नहीं देख पाएंगे तो हम आगे की परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव कर पाएंगे? अगर मुझे नहीं पता कि मेरे नंबर अभी तक के कितने आ गए थे तो मैं आगे फाइनल्स में कैसे इम्प्रूव कर पाऊंगी? ठीक,
इम्प्रूवमेंट के लिए हमारे को करंट और प्रीवियस सिचुएशन दोनों पता होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। फेथफुल वर्ड जो है वो किससे रिलेटेड है? एक विश्वास से। तो जो भी रिप्रेजेंटेशन हो, जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दी जाए वो क्या हो? ट्रू हो, सच्ची हो और फेयर हो। ठीक, सच्ची हो और फेयर हो, यानी कि हमारे को ये पागल न बनाया जाए एक तरीके से। लास्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग का रोल क्या है। तो अकाउंटिंग का रोल मेन अगर देखें हम तो रोल ऑफ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे अकाउंटिंग कैसे काम करती है? बिजनेस की लैंग्वेज की तरह। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड क्यों कहा गया है? क्योंकि अकाउंटिंग में क्या किया जाता है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखा जाता है इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, यानी कि हर साल की एंट्री करी जाती है, हर महीने की एंट्री करी जाती है और हर पर्टिकुलर डेट की एंट्री करी जाती है, पर लेकिन किस मैनर में? क्रोनोलॉजिकल में, यानी कि जनवरी के बाद फरवरी लेंगे मंथ, उसके बाद मार्च लेंगे। ठीक है, तो ये क्रॉनिकली चल रहा है हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट किसके थ्रू निकालते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। ये फाइनेंशियल पोजीशन कौन दिखाता है? हमारा बैलेंस शीट दिखाती है। नेक्स्ट है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्यों कहा गया है यहाँ पे? क्योंकि ये बिजनेस की मैनेजमेंट को प्लस जो अदर पार्टीज इंटरेस्टेड होती है उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि आपको हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हम। किसके थ्रू दे रहे हैं? अकाउंटिंग के थ्रू दे रहे हैं। आप इंटरेस्टेड हैं देख के कि हमारा प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है या घट रहा है, कैसे हो रहा है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट रोल है रोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। तो ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक तरीके की क्या हो गई? सर्विस ही तो होगी। ठीक है, यहाँ पे किसको सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है? अदर पार्टीज को, बिजनेस मैनेजर्स को और अदर पार्टीज को सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है ताकि वो एक्चुअल में डिसीजन जो भी ले सके वो उनके लिए फायदेमंद हो। यहाँ डिसीजन मेकिंग में काम आ रही है अकाउंटिंग। तो ये सर्विस प्रोवाइडर हो गया। ठीक है, तो आज हमने करा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड रोल ऑफ अकाउंटिंग। अब ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो रहा है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। थैंक यू।